खबर कि ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, इन्होंने कहा ही होगा ऐसा करने के लिए उसको, इन्होंने अपने सबसे करीबी व्यक्ति एंड्री यर्मक उसका इस्तीफा करवा दिया है। मैं कह रहा हूं कि करवाया है, खबर ये छपी है कि उसका इस्तीफा हुआ है। $100 मिलियन के भ्रष्टाचार का मामला है। अब ये जिसका इस्तीफा हुआ एंड्री यर्मक, इसको समझ लीजिए आदमी कौन था, हर वक्त साय की तरीके से इनके साथ रहने वाला, 2019 से इनके लगभग हर फैसले में साझेदार, जंग के बाद से तो खास तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का मुखिया, प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हेड, ये व्यक्ति था। ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि जिनीवा में अमेरिका और यूरोप के साथ जितनी भी समझौते पर बातचीत हो रही थी, उस प्रतिनिधि मंडल को यूक्रेन के लीड कर रहा था यही व्यक्ति एंड्री यर्मक, बिल्कुल खासम खास व्यक्ति। और ये युद्ध के बीच में जब बिल्कुल समझौते की बातें फाइनलाइज हो रही हैं, उससे पहले इसके इस्तीफे होने का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि क्या समझौते पर दस्तखत ज़ेलेंस्की नहीं कोई और करेगा, क्या ज़ेलेंस्की का भी इस्तीफा होगा, ज़ेलेंस्की भी जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि पुतिन ने भी जो अभी बड़ी टफ टॉक की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मौजूदा यूक्रेनी लीडरशिप के साथ किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करूंगा। तो उन्होंने वो नहीं चाहते कि मैं एक मेज पे भी ज़ेलेंस्की के साथ बैठूं। तो क्या अमेरिका इस हद तक जाएगा? वो पुश तो कर ही रहा है ज़ेलेंस्की को कि वो सारी शर्तें मान ले, लेकिन क्या उसमें यह भी शामिल होगा कि ज़ेलेंस्की खुद भी चले जाएं? इनका इस्तीफा जो है एंड्री यर्मक का, उस ओर एक इशारा जरूर कर रहा है समीर जी। निश्चित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा होना और भ्रष्टाचार के आरोप में उनका रेड पड़ना ये बता रहा है कि ज़ेलेंस्की के दिन पूरे हो गए हैं यूक्रेन के अंदर। अब उनको पद छोड़ना पड़ेगा, अब उनके लिए बना रहना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो वो राष्ट्रवाद की बात करके रूस से युद्ध करके चुनाव टाल रहे थे और सत्ता में बने हुए थे। जिस तरीके से अमेरिका का दबाव है कि जो 28 सूत्रीय जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो मांगने का उनका दबाव है, रशिया से वो जिस तरह से लगातार परेशान हो रहे हैं और 20 से 22% रूसी हमले की तस्वीरें आप साथ साथ चला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद कि भ्रष्टाचार का जो मामला मिला है, ऐसा हो नहीं सकता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस बात की भनक न हो कि इतना बड़ा खेल हो जाए और उनकी नॉलेज में ना हो। उनकी नॉलेज में हो या ना हो, दाग उनके ऊपर भी उड़ेंगे, उंगली उनके ऊपर भी उठेगी। उसका इस्तीफा होना, इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की के दिन भी अब पूरे हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर। वो या तो इस्तीफा देंगे, और मुझे तो इसकी बात की संभावना लग रही है कि वो इस्तीफा देंगे और उनके लिए कोई एस्केप रास्ता तैयार किया जाएगा। वो किसी और देश में भी शरण ले सकते हैं, क्योंकि अब उनका यूक्रेन में रहना संभव नहीं है। क्योंकि आप अगर वो समझौता मान रहे हो, 20% जमीन आप दे दोगे रशिया को, उसके बाद आप देश में कैसे रहोगे? और इतना लंबा समय युद्ध चला है, उसके बाद जो स्थितियां खराब हुई है यूक्रेन के अंदर, ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों में देश भी छोड़ सकते हैं। अब उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि जो रशिया कहा था पुतिन ने कि भाई दस्तखत पे मैं साइन करूंगा, लेकिन ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति के रूप में साइन नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है अब उसका भी असर होगा। कोई नया व्यक्ति वहां चार्ज संभालेगा। ये व्यक्ति वो है जिसका इस्तीफा हुआ है, जिसने अपने ठीक बात नहीं कहा, चीफ ऑफ स्टाफ और ज़ेलेंस्की के बाद सबसे ताकतवर आदमी यूक्रेन का माना जाता था, सेकंड इन कमांड। उसने एक कभी इंटरव्यू में कहा था कि कोई यूक्रेनी राष्ट्रपति यूक्रेन की जमीन छोड़ ही नहीं सकता, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ज़ेलेंस्की भी चाहें भी तो भी वो ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं कर सकते। वहां वैसे भी मांग ये चल रही है, उनकी एक पार्टी है यूरोपियन सॉलिडारिटी पार्टी, उनकी मांग ये चल रही है कि एक राष्ट्रीय सरकार वहां बन जाए और राष्ट्रीय सरकार में मतलब एक पूरा प्रतिनिधित्व हो जाए, नेशनल गवर्नमेंट। हाँ, और वो समझौता करे। ये देखिए तो बड़ी बात हो जाएगी। यूरोप का, अमेरिका का, रूस का, सबका खेल चल रहा है ना।